थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। बड़ी खुशी हो रही है कि भारतीयता की बात हो रही है। एक सैनिक इस बात को कितना अच्छा समझ सकता है ये आप सब जानते हैं, लेकिन माइक नहीं जान रहा, शायद थोड़ा कम कीजिए आवाज़। तो ऑपरेशन विजय 1999 में जो लड़ाई हमने लड़ी अपने नॉट सो फ्रेंडली नेबरहुड के साथ, उसमें कईयों की ज़िंदगी बदल गई। मेरी आवाज़ ऊपर नीचे जाएगी तो उसके हिसाब से कंट्रोल कर लीजिए प्लीज़। 527 शहीद हुए जिनके घर में अब वो नहीं हैं, उनका दुख दर्द अभी भी वैसा ही है। मेरा दोस्त सामने बैठा है विशाल, विक्रम बत्रा का मैं कोर्समेट हूँ। गर्व महसूस होता है मुझे बताते हुए, परमवीर चक्र विक्रम बत्रा। दूसरे परमवीर चक्र हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं, ये खुद अपने बारे में बताएंगे। लेकिन मेरी भी उस लड़ाई में ज़िंदगी बदल गई। और मैं अगर आपसे कहूँ कि उस सैनिक ने जो अपनी ड्यूटी कर रहा था सीमा के उस पार, उसने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाई। वो बॉम्ब मेरी तरफ फेंका और अपना एमुनेशन का नुकसान कर लिया। वो बॉम्ब मेरे से 1.5 मीटर की दूरी पे गिरा था और सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का जो दायरा है वो किलिंग जोन माना जाता है। मुझे क्षति भी बहुत हुई, लहूलुहान 73 छर्रे बॉम्ब के मेरे अभी बॉडी के अंदर हैं और बहुत सारे ऐसे थे जो काटते हुए चले गए। लेकिन लेडीज जेंटलमैन, मुझे गर्व होता है, ये जो टीम थी 7 डोगरा बटालियन के वो बहादुर जवान जिन्होंने मुझे अपनी जान पे खेल के युद्ध क्षेत्र से इवैक्यूएट किया, उन्हें मालूम था कि दुश्मन सिर्फ 80 मीटर दूर बैठा है और गोली आराम से मारी जा सकती है। 4 सिपाही जो स्ट्रेचर पे लेके मुझे आ रहे थे, उनमें से एक सिपाही इतना अच्छा स्विमिंग नहीं जानता था और मेरे पीछे एक नदी बहती थी। मैं कारगिल के इलाके, जो कारगिल मशको द्रास उस इलाके में इंजर्ड नहीं हुआ था, मैं अखनूर के इलाके में पलावाला के पास जो एक PP6 थी उसके ऊपर इंजर्ड हुआ था। लेकिन उस सिपाही ने छोड़ा नहीं, क्योंकि हम जो सैनिक हैं, जो भारतीय सेना के सैनिक हैं, उनके लिए एक्चुअल में नेशन हमेशा फर्स्ट होता है। नेशन कम्स फर्स्ट, देन कम्स योर टीम। नेशन के बाद हमारी टीम आती है एंड योर ओन ईज एंड कंफर्ट कम्स इन दी एंड एट लास्ट। हम अपने बारे में नहीं सोचते, और क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी टीम के बारे में सोचते हैं, तो टीम वाला भी मेरे बारे में सोचता है। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है आप जब एक दूसरे के बारे में सोचते हो। अपने बारे में आपको ख्याल रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई साहब कभी भी। और यही कारण था कि मेरे टीम के व्यक्तियों ने, उन सिपाहियों ने उठा के मुझे वहाँ से इवैक्यूएट किया। मैं हमेशा इनका ऋणी रहूँगा ताउम्र। शुक्रिया दोस्तों। और ऋणी रहूँगा इन डॉक्टर साहिबान का, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचा था 2.5 घंटे की जर्नी के बाद, तो लहू बहुत बह चुका था और कार्डियक अरेस्ट भी हो चुका था। तो जो एक दूसरे सर्जन थे वहाँ पे, उनको लगा कि ये डेड बॉडी को आप मॉर्चरी में ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें जान नहीं है। कर्नल राजेंद्र सिंह, डॉक्टर कर्नल राजेंद्र सिंह, जो उस समय वहाँ मौजूद थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और ये जाने जाते हैं अपनी नेवर से डाई स्पिरिट के लिए। श्रीलंका में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमेशा के लिए। इन्होंने बोला कि मैं कुछ देखता हूँ, अगर मुझे कुछ पता चलेगा। एंड समाओ मैं ढीठ बंदा कभी जाने वाला नहीं था। ही रिवाइव्ड मी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे खुशी होती है, गर्व होता है ये बताते हुए कि अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए हमेशा मैंने एक सिखिज्म में एक वर्ड सीखा था, अकीर्त घण। अकीर्त घण का मतलब होता है एहसान फरामोश। एहसान फरामोश बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि जब एक एहसान फरामोश किसी चुड़ैल के पास से गुजर रहा था, तो उसने जो ये किस्सा इस तरीके का कि अपनी सड़े हुए मांस को वो खोपड़ी में पका रही थी, उसको भी ढक लिया था कि इसकी परछाई इसके ऊपर न पड़ जाए, बल्कि ये खराब हो जाएगा। एहसान फरामोश होना बहुत बुरी चीज़ है। तो जिस व्यक्ति ने मुझे बचाया उसका ऋणी तो मैं हमेशा रहा हूँ। 19 साल लगे थे मुझे उनको ढूंढने में कि वो कहाँ हैं। आजकल वो कैलिफोर्निया में सेटल्ड हैं, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च कर रहे हैं। 23 साल के बाद 2023 में जब मैं वहाँ
फ्लाइंग सीखने के लिए गया था, तो उनसे मैं मिला, उनके पाँव छुए, उन्होंने मुझे गले लगाया और उनका शुक्रिया अदा किया, सर थैंक यू सो मच, यू सेव्ड मी। ये ना होते तो मैं ना होता। और वो अनगिनत मेडिक्स और वो अनगिनत हिंदुस्तानी भारतीय जिन्होंने मुझे ए पॉजिटिव ब्लड दिया, मैं गर्व के साथ बोलता हूं आज मेरी रगों में मेरी फैमिली का ब्लड नहीं है, ना ही कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ब्लड है, ये एक भारतीय खून है, भारतीय खून। भाइयों और बहनों, अक्सर हम इन छोटी छोटी सी बातों में लड़ते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कभी आपको या आपके परिवार के किसी व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ेगी, दम होगा आप में बोलने के लिए कि भाई साहब मुझे ए पॉजिटिव ए सिख ब्लड चाहिए या ए पॉजिटिव हिंदू ब्लड चाहिए? बोल पाएंगे? कभी नहीं बोल पाएंगे। तो ये फजूल की बातों में अपने आप को मत बर्बाद कीजिए, वक्त बर्बाद है। हम सबसे पहले कौन है? ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, व्यक्ति हैं, और उसके बाद हैं हम हिंदुस्तानी भारतीय। तो फालतू की बातों में तोड़ने का काम मत कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए, जो एक सैनिक भली भांति जानता है। अगर मैं आपको बताऊं, आपको लगता है कि सिर्फ टांग कटी है, टांग नहीं कटी है। कोई शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें चोट नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर अभी लिखी जानी मुमकिन नहीं थी, तो मैं मेंशन नहीं कर पाया हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आगे जाके भी ऐड हो गई हैं। जो ये 28 किलो वजन आपको दिख रहा है, नीचे लिखा हुआ है, ये 40 दिन के बाद कि जब हॉस्पिटलाइजेशन के 40 दिन हो चुके थे उसके बाद का वजन है। तो इमेजिन कर सकते हैं उस दौरान कितना खून और कितना प्रोटीन की बॉटल्स मुझे चढ़ी। तो जब मैं शुरू में आया था तो मेरी क्या हालत थी, आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि रगों में कौन दौड़ रहा है? भारतीय खून दौड़ रहा है। आपको दिखाता हूँ ये छर्रे, ये सब छर्रे हैं। ये वो सोवेनियर हैं जो उन्होंने दिए हैं पड़ोसियों ने, संभाल के रखने पड़ रहे हैं क्योंकि निकाल नहीं सकते। ये सितारे नहीं है, ये मेरा स्टंप है, कटी हुई टांग। जब एक्सरे लेके पहली बार टेक्नीशियन आया था तो उसको लगा कि शायद एक्सरे खराब हो गया है। कह रहा साहब गलती होगी। मैंने क्या हो गया? कहता है देखो इसमें ना कुछ धब्बे से पड़ गए हैं दाग। मैंने कहा काका ये धब्बे नहीं है ये छर्रे हैं, छर्रे। ये मेरी एल्बो है, और ये देखिए ये है मेरा पेल्विक एरिया। ये जो एक छर्रा है ये यहाँ पे जो था, और ये एल्बो में, कुछ शोल्डर में है, कुछ पाँव में है। ये बड़ा तंग करते हैं, बहुत नोटी हैं, कभी भी उठ के तंग करने लग जाते हैं। इनका कोई इलाज भी नहीं है, कोई गोली, कोई इंजेक्शन, कोई दवाई इसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि लोहे का टुकड़ा है, बाहर से अंदर फंसा हुआ है और इसको निकाल भी नहीं सकते। अगर निकालने बैठ गए तो मैं WHO से क्या बन जाऊंगा? ओनली HOLE टाइप ऑफ मैन। सो जिन चीज़ों को आप हटा नहीं सकते उन चीज़ों का क्या करना चाहिए? एडिशनली इसके साथ साथ हमें नहीं मालूम था कि क्या मैं दिमागी हालात से गुजर रहा हूं, लेकिन बाद में पता चला कि समथिंग इज नोन एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब जो सैनिक हैं वो ऐसी बारबेरिक कंडीशंस के साथ अपने आप को चलाते हैं कि कई बार असर पड़ता है। और जब मैं बाहर निकला तो मुझसे ज़्यादा सोसाइटी के लोग मेरे को तैयार थे बताने के लिए कि भाई साहब ओहो आपका पाँव नहीं है, कुछ बुरे कर्म किए होंगे। मैं कहता हूं कि गीता में लिखा हुआ है स्लेन यू अटेन हेवन एंड विक्टोरियस यू रूल द अर्थ। सैनिक के बारे में कहा है। तो भाई साहब मैं कहाँ फिट हो रहा हूं? तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ गलत सोच है, और सैनिक जो है सोच को बदलने के लिए ज्ञान नहीं बांटता, एक्शन करता है ज्ञान ग्राउंड के ऊपर, और उसके एक्शन बताते हैं कि आप क्या एबिलिटी है और क्या डिसेबिलिटी है। तो अगर मैं समराइज करूं तो मेरे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो खराब नहीं था, फाइनेंशियल, सोसाइटल, इमोशनल। लेकिन मुझे मालूम था कि इन चीज़ों को अगर बदलना चाहता हूं तो मैं बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकता, अपने अंदर जाके अपने आप को बदलना पड़ेगा। यही हमारे को बताया गया है होली बुक्स में भी। अपने अंदर जाइए, रजा में रहिए, भगवान का शुक्रिया कीजिए, जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, अब और अच्छा क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए। तो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सबसे पहले जरूरी है। अगर मैं डिसेबल हूँ, 100% डिसेबल हूँ, चोटें हैं, टांग नहीं है, छर्रे हैं, दर्द है, होने दो। जब तक वो दर्द मुझे परेशान करता था और मैं परेशान होता था तब तक बहुत
गड़बड़ थी। जब मैंने परेशान होना बंद कर दिया, क्योंकि जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते उसको आप अपना लीजिए, और जब आप अपना लेंगे तो शांति आ जाएगी अंदर, और जब अंदर शांति आ जाएगी तब आप तरक्की कर सकते हैं। तो अपनाइए, जो आप हो उस पर गर्व महसूस कीजिए, और अब इस कंडीशन में मैं सबसे बेहतर क्या कर सकता हूं इसके बारे में सोचिए। तो भले ही मैं इंजर्ड हूं, लेकिन मैं सोल्जर हूं, और देश सर्वोपरि। देश के लिए हमने काम करना है। तो वो सैनिक जिसको मृत घोषित कर दिया गया था, एक बार वो सैनिक इस रास्ते पे चल पड़ा, और ये सारे के सारे नेशनल एशियन रिकॉर्ड्स हैं, इंक्लूडिंग दी स्काई डाइविंग इन 2019। 2018 में जब हमारे देश के सेना प्रमुख जनरल रावत से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला, यार 2018 जो है वो ईयर डेडिकेटेड टू सोल्जर हु गॉट इंजर्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी। तो मुझे ये साल ख़त्म करना है किसी हाई नोट के ऊपर, कैसे किया जाए? मैंने बोला, सर सच्ची में? कहते हाँ। तो मैंने बोला, मुझे अलाउ कीजिए, मुझे परमिशन दीजिए, स्काई डाइविंग करनी है। तो फॉर अ मोमेंट ही टेकन अ बैक कि यार तू सच्ची बोल रहा है, ये थोड़ा पंगे वाला काम है। मैंने कहा, सर एक तरफ तो बोल रहे हो कि सोल्जर को ऊपर उठाना है, और दूसरी तरफ सोच रहे हो आप। ही डिड नॉट थिंक ट्वाइस। परमिशन मिली वेटरन को, मैं वेटरन था, और मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग करी, और 2028 मार्च को नासिक में पहला एशियन बना जो सोलो स्काई डाइविंग किया। उसके बाद मैंने कनाडा में जाके फिर लर्न करा, वो अलग। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये जो ब्लेड आया था 2011 में, ये भी इंडियन आर्मी ने इंपोर्ट किया था। जनरल सबरवाल उस समय एजी हुआ करते थे, और पहला ब्लेड उस समय 8 लाख का था। ये किसको दिया गया? एक सेवानिवृत्त सिपाही को, क्योंकि वो अभी भी सैनिक के तरीके से देश में कुछ कर रहा था। फिर हुआ कोविड। कोविड ने सबको बर्बाद किया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है। तो मैं जोक किया करता था कि माई राइट साइड इज़ नो मोर लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड इज़ नो मोर राइट, कुछ गड़बड़ है। तो भगवान ने बोला, अच्छा बेटा ले फिर थोड़ा सा और चस्का। तो ब्रेन में डोपामाइन होती है एक हार्मोन, उसकी कमी या वो अगर बनना बंद हो जाए तो पार्किंसन होती है, और लाइलाज बीमारी है, प्रोग्रेसिव चलती रहती है, इसमें हमेशा बढ़ना ही है, कोई इलाज नहीं है, किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं है। मगर हमारे पास एक इलाज है, कुछ भी हो जाए, जो बदल सकते हो बदल दो, जो नहीं बदल सकते हो वो रज़ा में आ जाओ, एक्सेप्ट कर लो। ओके गॉड, आपने मुझे ये दे दिया, अब जितनी ज़ोर से वो मुझे पटकता है उतना ही ऊपर उठालता है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ 2023 में मैं पहला ऐसा व्यक्ति आपको गर्व से बता सकता हूँ एशिया में जो डिसेबल होने के बावजूद एयरक्राफ्ट उड़ा के आया, फ्लाइंग सीखी। दोस्तों, इसके साथ साथ चल रहा था कि अभी भी आप देश के लिए क्या कर सकते हो। तो बच्चों से मिलना, इधर उधर जाके बातें करनी, ये सब चलता रहता था। और चैलेंजिंग वन 2011 में मैंने शुरू किया, क्योंकि जब मैंने दौड़ना शुरू किया था तो मुझे मालूम नहीं था बहुत सारे आंसर। अब ये सारे आंसर मेरे दूसरे जो एम्पुटीज़ हैं देश के, उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैंने वो ग्रुप शुरू किया। हम चैलेंज नहीं है, हम चैलेंजर्स हैं। चैलेंज कर सकते हैं आप सबको, यहाँ बैठे को। बताइए कितने मैराथन लोग दौड़ सकते हैं? कौन कौन है जो मैराथन दौड़ता है? वेरी गुड, थोड़े बहुत ही हैं। पूरे दौड़ना तो सबने सीखा है, लेकिन दौड़ नहीं पाते। लेकिन मेरी टांग के बगैर भी हमने 42 किलोमीटर तक की दौड़ लगा ली है, हाई ऑल्टीट्यूड पे भी दौड़ लगा ली है। तो दौड़ना नहीं दौड़ना ये सब बातें नहीं है, बात यह है कि आप कर क्या सकते हो। व्हाट आई कैन डू इज हेयर। दिमाग से आप जो सोचोगे कर सकते हो वो करोगे। अगर इसने मना कर दिया तो गए काम से। तो चैलेंजिंग वन में हमारे साथ अब तकरीबन 3,500 एम्पुटीज हैं, और देखिए उनके चेहरों पे खुशी। ये व्यक्ति जो हैं अभी इनकी स्वर्गवास हो गया है। ये 65 साल के थे जब इन्होंने एम्पुटेशन बिकॉज ऑफ डायबिटिक्स हुई, और आज देखिए ये दौड़ रहे थे मेरे साथ। ये देखिए, इनको आप पहचानते होंगे, मानसी जोशी। बारबी डॉल इनके नाम पे बनी है, वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन। ये लड़का है उदय बागड़े। ट्रक एक्सीडेंट में बहुत कुछ गंवा चुका था और सुसाइड के वर्ज पे था। आज ये
ट्रायथलीट है। जोश देखिए इनके चेहरे पे, जोश। तो जब मैंने देखा कि ये जो दुनिया का जो नज़रिया है वो अब एम्पुटीज़ की तरफ, डिसेबिलिटी की तरफ चेंज हो रहा है, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं सड़कों पे, लेकिन ये सिर्फ रेस्ट्रिक्ट रह रहा है बड़े शहरों से। तो छोटे शहरों में क्या किया जाए? तो मैंने डिसाइड किया कि छोटे शहरों में जाके दौड़ेंगे। अपनी गाड़ी उठा के मैं जाने ही वाला था। मैंने एक प्लान बना लिया था कि जम्मू से शुरू करते हुए रोज़ किसी न किसी शहर में दौड़ता हुआ मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। अपने बहुत सारे दोस्त मित्र हैं। तो एक हमारे पुराने वेटरन कर्नल रजनीश कपूर मुझे मिले एक फोरम में और पूछे कि अब नया क्या पंगा लेने वाला है टीपी। तो मैंने बताया सर ये प्लान है। कहता प्लान तो बड़ा अच्छा है, तो पैसे पूछे। मैंने कहा पैसे की क्या लोड़ है यार, अपना देश है, हम करेंगे काम। कहता नहीं फिर तू मेरे को लिख के भेज। ही वॉज ऑलरेडी वर्किंग विद सम कंपनी। तो मैंने उनको ऐसे ही प्लान लिख के भेज दिया। बोले कितना खर्चा लगेगा? मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 हज़ार रुपये आ जाएंगे। ही सेड 30 lakhs गिवन। जब जुनून होता है, पैशन होता है और आप काम करने के लिए तैयार होते हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। और वो 30 lakhs जब दिए गए तो उन्हीं दिनों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की शुरुआत करी थी। तो मुझे लगा कि यार अगर डिसेबल दौड़ के दिखा सकता है और उसके बाद झाड़ू पकड़ के सफाई करके दिखा सकता है तो क्या बदलाव आ जाएगा। और यही ध्यान में रखते हुए सर्चेबिलिटी शुरू किया गया। ये देखिए इतना बदलाव लाने, 18 शहरों में हम दौड़े थे और 18 छोटे शहरों में इतना बदलाव लाने की कुछ। ये जो फैमिली लिखी है ना मार्टस, हमारे लिए वीआईपी ये होते थे। 47 ऐसी फैमिलीज को हमने बुला के ऑनर किया था और ये हमारे वीआईपी होते थे। स्कूल के बच्चों को टारगेट करके हमने ये मुहिम चलाई थी। साथ साथ लेकिन दोस्तों अब मेरा ये कहना है कि मैं एक तरफ अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा था कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपको जान के थोड़ा सा दुख होगा कि 7 साल मैंने अपने लिए अपनी पेंशन को ठीक करने के लिए कोर्ट में लड़ाई करी। उसका भी कारण इसी देश में कुछ लोगों की समझ से बाहर है कि क्यों होता है ऐसा। हम वीडियो देख सकते हैं, वो ये सवाल उठता है, दिखाइए जरा वो वीडियो। आवाज़ के साथ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि नहीं बनवा पाया मेरे पिताजी घर। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास पढ़ाई करी है रुड़की में। अब जब मैं एकेडमी में था IIMA में, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, वहाँ पर मैंने ऑब्वियसली जो घर दिया रुड़की का दिया। वहाँ पर उनके पास वो रहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे अगर आपने कुछ फंड इसमें है। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि आपके जो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वो रुड़की का एड्रेस है जो यूपी में है। जब यूपी गवर्नमेंट को अप्रोच किया तो यूपी गवर्नमेंट बोलती है कि वो तो हमने अब उत्तराखंड बना दिया। मैं इंजर्ड हुआ हूँ 15 जुलाई 1999 में। उत्तराखंड के पास जाते हैं तो उत्तराखंड बोलता है हम तो नए हैं, हम तो वैसे ही अभी कुछ नहीं रखते। अब मजे की बात यह है कि क्या मैं उत्तराखंड के लिए लड़ा, या मैं यूपी के लिए लड़ा, या मैं दिल्ली के लिए लड़ा, या मैं अपने देश के लिए लड़ा? ये जहन में सवाल हर सिपाही के उठता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी। अब ये देखिए, ये महावीर चक्र हैं कारगिल के। नीचे क्या लिखा हुआ है? अनकवर हिज लेगेसी, एंड इफ यू अनकवर हिज लेगेसी यू विल फाइंड कि इनको भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। कारण ये है कि पॉलिसी ये बोलती है कि अगर 20 साल से पहले आप अपने आप को सेवानिवृत्त करना चाहते हो तो आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। हंसी आती है। बहुत सारे ऐसे केस चल रहे हैं। तो एक वक्त आया जब हमारे माननीय मनोहर पर्रिकर जी डिफेंस मिनिस्टर थे शुरू में ही, और उनको मैंने ये मेल लिखी कि सर मैं एक चैलेंजिंग वन के थ्रू इतने लोगों को बदल सकता हूँ। उस समय मेरे साथ इतने ही जुड़े थे। तो आप तो बहुत बड़े ओहदे पे हैं, हैरान होगी सुनकर आपको, लेकिन वो इतने बड़े महान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में, मुझसे बात करी और उसके बाद शुरू हुई वो कमेटी जिसकी रिपोर्ट हमने सबमिट करी थी 2015 में। हमने बोला था कि वो डिसेबिलिटी के सारे केसेस को आप पॉलिसी में कन्वर्ट कर दीजिए जिनके ऊपर कोर्ट्स ने जजमेंट दी हुई है, ताकि बार बार नया सिपाही नई विडो जाके उस कोर्ट में ना जाए। उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, तो आप सिर्फ आर्मी को मत रेस्ट्रिक्ट कीजिए, MOD के अंदर जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं या चल सकते हैं उनके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, वी विल चेंज दी पॉलिसी। इतने महान व्यक्ति थे। खैर उसके बाद वो गुजर गए और वो पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव आए भी, बहुत सारी बदलाव अभी लाने वाले हैं। NDA के ये कैडेट्स, ये सिर्फ NDA नहीं, हर एक अकेडमी में कुछ कैडेट्स ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग करते वक्त चोट लग जाती है। अब जब उनको चोट लगी तो वो फिट नहीं है तो ऑफकोर्स वो फौज में या सेना में नहीं आ सकते, तो उनको
डिसेबिलिटी भत्ते से बाहर भेज दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि 3rd ग्रेड की जो जॉब्स हैं उनके लिए आपके अंदर रिजर्वेशन है, आप वो ले लीजिए। इमेजिन कीजिए एक बच्चा जिसको माँ बाप ने भेजा बड़े प्यार से सेना में जाके सैनिक या ऑफिसर बनने के लिए, वो हो सकता है एक दिन CDS बन जाता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता। अब बिकॉज उसको चोट लग गई है वो बाहर व्हीलचेयर के ऊपर अपनी ज़िंदगी कैसे बिता रहा है पता नहीं चलता। सिर्फ 400 ऐसे बच्चे हैं और रिकमेंडेशन मनोहर पर्रिकर जी ने एक्सेप्ट करी थी कि हम ये बदलाव ले आएंगे ताकि इनको डिसेबिलिटी पेंशन एट पार दी जाए जो बाकी के ऑफिसर्स को मिलती है। आज तक नहीं हो पाई। हमने मुलाकात करी मैडम से भी, खुद चीफ मेरे साथ गए थे चल के ये बताने के लिए, लेकिन मातृत्व भावना शायद मैं नहीं जगा पाया। और अब क्या हो रहा है, बहुत पिछले कुछ सालों से जो है साइलेंस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। नेशनलिस्ट हूँ, खुल के बोलूँगा और सच बोलूँगा, कोई बदलाव नहीं आया। मैंने बोला आप लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने KBC में पैसा जीता है, मैं डोनेट करता हूँ, आप प्लीज़ इससे एक अलग कॉर्पस शुरू करके उनका सपोर्ट सिस्टम बनाइए। डिफेंस मिनिस्ट्री जी ने प्रेज तो किया, आपने पैसे दे दिए, लेकिन सपोर्ट वो कॉर्पस अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आप लोगों से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब मिलके इसकी जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भारतीय सैनिक कहीं ना कहीं आपकी सेवा करते हुए जो क्षतिग्रस्त हुआ है या जिसने मौत के घाट अपने आप को उतारा है, उसकी विडो आज भी जब जा रही है तो उसको सवाल पूछा जाता है। एक माँ ने अपने बच्चे को खोया, उससे सवाल पूछा गया कि भाई माता जी अपने बच्चे की लाश लेके आओ अगर आपको पेंशन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो LAC के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए स्लिप हुआ और वो गहरी खाई में जाके पानी में बह गया, लाश नहीं मिली। और एक्चुअली पॉलिसी के हिसाब से अगर 7 साल तक लाश नहीं मिलती है तब आपको डेड डिक्लेयर किया जाता है। उस माँ को ये बोला गया है बाबू के द्वारा कि मैया अगर पेंशन लेनी है तो बच्चे की लाश लेके आ जाओ। ये कौन से भारतीय लोग हैं यार? हिलाइए जरा इन्हें, उठाइए आवाज। अगर मैं एक सैनिक इतना क्षतिग्रस्त होकर चेंज ला सकता हूं तो आप सब तो बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, शक्तिशाली हैं यार। स्ट्रेंथ इसलिए नहीं आती कि आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ उसमें है जो आप सोचते हो कि नहीं कर सकते लेकिन फिर भी करके दिखाते हो। और अगर उसके बावजूद कभी कभी आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, गिव अप करने का मन करता है, तो मेरा यह कहना है कि गिव अप कुछ भी कीजिए, सिर्फ गिविंग अप को गिव अप कीजिए। इफ यू विश टू गिव अप समथिंग देन गिव अप गिविंग अप। 100% डिसेबल हूं मगर सैनिक हूं। देश की सेवा करना मेरा फर्ज है, अभी भी करूंगा और तब तक करूंगा जब तक मेरा ये लिखा हुआ है, देखिए यहां पे, आई माइट बी स्लो बट आई विल कीप माई फ्लो, आई वॉन्ट स्टॉप टिल आई रीच द टॉप। और मेरे लिए टॉप वही है जब कंधों पे उठ के जाऊंगा, उससे पहले मैं यही हूं, उससे नीचे कोई टॉप नहीं है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एक वीडियो के साथ छोड़ूं, मैं आपको चंद लाइनें सुनाना चाहता हूं उस सैनिक की व्यथा, बहुत दर्द से लिखी है। सैनिक कहता है, मैं सैनिक हूं, देश प्रेम ही सिखाया है सेना ने। मैं सैनिक हूं, देश प्रेम ही सिखाया है सेना ने, मुझे उम्मीद और भरोसे से हट पाना नहीं आता। उम्मीद और भरोसे पे चलता हूं और जीत लेके आता हूं हमेशा, मुझे उम्मीद और भरोसे से हट पाना नहीं आता। देश सेवा ही मेरा कर्म है, धर्म है, मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई बन पाना नहीं आता। मैं खुश हूं अपने ही जंगल की एकाकी में, सॉलिट्यूड, एकाकी। मैं खुश हूं अपने ही जंगल की एकाकी में, मुझे शहरों की भीड़ में बच पाना नहीं आता। मैं जानता हूं दुश्मन को खत्म करना, मैं जानता हूं दुश्मन को खत्म करना, मुझे खुद को अपनों से बचाना नहीं आता। जान हथेली पे लेके रोक लेता हूं मैं, पूछिए इनसे, जान हथेली पे लेके रोक लेता हूं मैं, मेरी धरती से जिसे प्यार निभाना नहीं आता। मेरे घर का भी कोई दुश्मन हो सकता है, इस बात को हजम कर मारना नहीं आता।
देश के लिए मर मिटने को तैयार हूं हर पल, देश के लिए मर मिटने को तैयार हूं हर पल, मुझे मगर मेरे बच्चों का ख्याल रख पाना नहीं आता। क्योंकि मेरे बाद वो ऐसे कई बार कचहरियों के चक्कर काटते हैं, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी विडो। देशवासी हैं, फिर भी सैनिक सोचता है कि देशवासी हैं, रख लेगा देश उन्हें भी अपने आगोश में। मैं चला भी गया तो क्या है, देशवासी हैं मेरे देशवासी, वो रख लेंगे अपने ही आगोश में। इस अड़िग उम्मीद से फिर भी मुझे मुरझाना नहीं आता। मैं सैनिक हूं, देश प्रेम ही सिखाया है सेना ने, मुझे उम्मीद और भरोसे से हट पाना नहीं आता। तो मेरी कृपा है, कृपा हाथ जोड़ के आप लोगों से ये विनती है, कृपा करें इस सैनिक के उम्मीद भरोसे को अडिग बनाए रखिए, क्योंकि आपके सबके संजोग के साथ जो कुछ सही नहीं है, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति इस पूरी धरती के ऊपर खराब नहीं है, बुरा इंसान कोई नहीं है। कुछ परतें चढ़ जाती हैं एक्सपीरियंसेस के कारण, जिनके कारण वो कभी कभी लगता है कि ये शायद मेरे फ़ायदे के नहीं है या नुकसान का नहीं है। आज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, कि जितनी जो मैंने अचीवमेंट दिखाई है एक्चुअली मेरे बस का नहीं था कुछ भी करना, अगर ऊपर वाला मेरे ऊपर दया न करता। उसकी कृपा से ही सब कुछ होता है, उसकी कृपा से ही सब कुछ होगा। डरिए मत, जो सही है वो कीजिए, देशवासी बनिए, भारतीय बनिए, ताकि हम गर्व से कह सकें हम सब एक हैं। आपको छोड़ के जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। मैं कनाडा में गया था तो वहां पे भी तिरंगा लहराया था, जब यूएस में गया तो वहां पे भी तिरंगा लहराया। देखिए जरा तिरंगे को प्लीज। Homestead traffic Arkup 94002 departing 10 Homestead. Homestead traffic Arkup 94002 turning left downwind 10 Homestead. Sugarloaf, numbers in 3 minutes, numbers in 3 minutes, over Sugarloaf. Leveling. Homestead traffic Arkup 94002 exited Alpha 3 taxiing via Alpha back to Jet Center. Bharat Mata ki Jai. Homestead. That was a good landing, DP. Thank you, ma'am. Paji solo done.